हबीब साहब, आप उज़ैर के करीबी साथी हैं, इतने करीबी साथी हैं कि बहुत सारी जो एफआईआर्स हैं, जो मुकदमे हैं, उनमें आप नामजद भी हैं। अब उज़ैर बलोच को अगर पाकिस्तान के किसी और मुल्क में होता तो उज़ैर बलोच को लोग कांधों पर बिठाते, जिसको आप डकैत कहते हैं, रहमान को आप अपना अपना हीरो मानते। ये मुकदमे क्यों उज़ैर साहब के एकदम से खत्म होना शुरू हो गए? फलाने को मार के भाग गया। अब जज यही तो कहते हैं कि भाई एविडेंस ले आओ। वो शहर जहां पे एक टेलीफोन कॉल से पूरा शहर बंद हो जाता था, आप लोगों ने उस ताकत को चैलेंज किया। इतने मासूम तो आप लोग भी नहीं होंगे ना, कुछ आप कोई हाथ में अमन की फाख्ता लेके तो नहीं निकले होंगे। कि शहर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर थी। जब हमारी हिफाजत का जिम्मा रियासत ने लेकर अदा नहीं किया, तो आप मुझे बताएं कि हम अपनी इज्जतों की, अपने एहसासों की, अपनी जमीन की हिफाजत कैसे करते। ठीक है, अल्ताफ पे एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ हल्का रख दिया, आप रख दें हल्का हाथ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमने भी अपने हाथों को मजबूत रखा हुआ है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे उज़ैर बलोच के केसेस के हवाले से। बहुत सारे केसेस में उनकी जमानत हुई है और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर बलोच के करीबी साथी हबीब जान साहब। हबीब जान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। काजमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज फिर एक बड़े अहम मौजू पर दोबारा कोशिश की है। मैं आपका मशकूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा हबीब साहब, आप उज़ैर के करीबी साथी हैं, इतने करीबी साथी हैं कि बहुत सारी जो एफआईआर्स हैं, जो मुकदमे हैं, उनमें आप नामजद भी हैं और आपके ऊपर भी इस तरह के इल्जामात हैं जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात हैं। माजी में उज़ैर साहब जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को यूज किया जरदारी साहब ने कि कराची के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए, कराची के ऊपर जो दूसरी जमातों का कब्जा था उसको छुड़वाने के लिए। अब इस तरह लग रहा है कि एकदम से उज़ैर साहब के जो जमानतें हो रही हैं, 8 से ज्यादा केसेस में गालबन उनकी जमानतें हो गई हैं। तो अब ये नया प्लान क्या है? आप लोगों को दोबारा लॉन्च किया जा रहा है कराची में, अब क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जरदारी साहब की तरफ से आपको? अतर पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि जरदारी साहब ने हमें यूज नहीं किया। जरदारी साहब ने, कम से कम मैं तो यूज नहीं हुआ। अब बिहाइंड दी वॉल में उज़ैर के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि शायद वो इस्तेमाल हुआ या नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि जरदारी साहब लियारी के लोगों को अपने मफादात, अपनी मसलियत और अपनी मफाहमत की आड़ में इस्तेमाल करना चाहते थे, क्योंकि पसे पर्स उनकी इत्तेहादी और हलीफ जमात जो थी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिसके उस वक्त के सरबराह जो थे, जो आजकल पाकिस्तान में जिनका नाम लेना मुश्किल हो गया है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, देर से हुई लेकिन दुरुस्त हुई, उनकी पूरी जमात, बहरहाल मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो जब वो जमात मसाइल क्रिएट कर रही थी हमारी वजह से उनके ऊपर, क्योंकि कराची की लड़ाई सबको मालूम है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, न जाने तो माली न जाने, ये वाली बात ही उस वक्त। तो जब कराची के मामला बढ़ते चले गए और लियारी के लोगों ने जरदारी साहब की इत्तेहादी हलीफ जमात के खिलाफ मज़ाहमत की तहरीक को बढ़ावा दिया, एग्जिस्ट किया, तो उस एग्रेशन के खिलाफ जरदारी साहब ने रोकने की कोशिश की। तो लेकिन लोगों का एक आम ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के चेयरमैन, जो मौजूदा भी चेयरमैन है, लोग कहते हैं कि उनका किरदार खत्म हो गया और बिलावल ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन परसों के बयानात ने साबित किया कि बिलावल बेचारा अब भी वहीं है जहां खड़ा था, कि पसे पर्दा और बिहाइंड दी वॉल और फ्रंट ऑफ दी वॉल जो कुछ है वो जरदारी साहब ही है, जिन्होंने इतना खतरनाक एग्रेसिव बयान देकर सारा पीटीएम का धड़न तख्ता कर दिया। बहरहाल मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। तो हमें जरदारी साहब ने इस्तेमाल नहीं किया। जरदारी साहब उस वक्त चाहते थे कि लियारी की मज़ाहमत को रोका जाए, जो एमक्यूएम के खिलाफ वो मजबूत दीवार बनती जा रही थी, और जी, आपको मालूम है। और ये इसमें मुकदमा भी जो जो कायम किए गए थे, उसी वक्त की जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी, वो वजीर दाखिला उस वक्त के रहमान मलिक, उस वक्त के आर्मी चीफ असलम बेग, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ, जो भी थे वट एवर, उनकी एक टेलीफोन कॉल पे वो यस यस कहा करते थे, क्योंकि माशी हक को स्टक कर देता था वो शख्स, जिसका नाम अल्ताफ था। तो उनकी ख्वाहिशात पर मुकदमात का अंबार कायम कर दिया गया। अब मैं लंदन में बैठकर सियासत करना चाहता था। हमने 2008 का इलेक्शन भी लड़ा, शहीद बीबी की जो फ्लाइट यहाँ से गई थी एग्जाइल से वापस, हम उनके साथ थे, हम उनके बहुत ही करीबी अजीज तरीन वर्कर थे, उनके बच्चों की तरह थे। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि बेनजीर भुट्टो साहबा का जितना असेट्स है, या वो कह लें लाइबिलिटीज है, इंक्लूड मी या इंक्लूड नाहिद खान साहबा हो या सफदर अब्बासी हो या एक्स वाई जेड जो भी हो, उन्होंने उस लाइबिलिटीज को अपने कांधों से उतार कर दूर फेंक जी, दिया।
अच्छा, इसमें बहरहाल अभी ये कहानी। इसमें एक बात ये है ना कि उजैर साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्जामात हैं, आपके ऊपर भी बड़े संगीन इल्जामात हैं, ना सिर्फ इल्जामात हैं, मुकदमे हैं। उजैर को पकड़ा गया, कहा गया कि जो ईरानी इंटेलिजेंस और पता नहीं किस किस इंटेलिजेंस से ये पैसे लेते हैं, आर्मी की अदालत ने उसको सजा भी दी। अब लग रहा ऐसे है कि जो सिंध हुकूमत का इस्तखासा है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसने रवैया ऐसा अपना लिया अदालतों में कि हर अदालत से वो छुटते जा रहे हैं। सर देखें काजू साहब, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि उस वक्त की ख्वाहिशात कुछ और थी, और बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को 3 साल के पीरियड के लिए चलाया जाता है। हालांकि हमारा जमहूरी निजाम तो 5 साल का है, लेकिन पसे पर्दा हम 3 साल का प्लान करते हैं। उस वक्त जो ख्वाहिशात थी सियासी जमातों की, हलीफों की, इत्तेहादियों की, उसके मुताबिक सिस्टम को चलाया गया। पिछले 30 साल तक पाकिस्तान का माशी अब कराची हलीफ जमातों के और सियासी मसलियतों के रहमो करम पर था। ये तो अल्लाह भला करे जनरल रायल शरीफ साहब का, और कंटिन्यूटी है जनरल बाजवा साहब की, और अल्लाह करे कि जैसे कल बयान आया है हमारे चीफ का, बाजवा साहब का, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है कि हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। और हाउस इन ऑर्डर करने का मकसद है वसाइल की तकसीम करनी होगी। अब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, मैं बैठा हूं लंदन में, अभी मैं कॉल करूंगा एम्बुलेंस को तो फौरन आ जाएगी, फौरन मुझे ट्रीट करेगी एज अ बरतानवी शहरी के। यानी कि अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं तब भी आपका वही मकाम है, आप सियासी पनाह गुज़ीर हैं तब भी आपका वही मकाम है, और आप अगर विजिटर्स हैं तब भी आपका वही मकाम है लंदन में। आपको हॉस्पिटल की सहूलत, एम्बुलेंस की सहूलत, पुलिस की सहूलत हासिल होगी। तो वसाइल की तकसीम में आप बाजवा साहब के बयान को इंडोर्स करता हूं और बहुत खुशी का इजहार करता हूं कि अरे इन हाउस। सर, मुकदमे क्यों खत्म हो रहे हैं? मुकदमे क्यों खत्म हो रहे हैं? ये तो बयानात तो बहुत अच्छे हैं, मुकदमे क्यों उजैर साहब के एकदम से खत्म होना शुरू हो गए? हो सकता है कि हमारा हाउस इन ऑर्डर होने जा रहा है, अदालतें अब बाख्तियार होती जा रही हैं। आपके सामने की सूरत हाल है, मुकदमा इस कदर झूठे, भूडे, और मैं क्या कहूं, कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए। अब वो जज कहते हैं कि जनाब कि आपके पास एविडेंस क्या है, आपने एफआईआर तो लिख दी उसके कहने पर। अब मैं कहूंगा काजमी साहब, एफआईआर कैसी काटी जाती थी? मुजफ्फर टप्पी, रहमान मलिक, चौधरी असलम या कोई भी सरकारी ओहदेदार फोन करता था एसएचओ को या हेड मोरर को। मुझे खुशी है अपने आप पर कि हेड मोरर कहा करते थे कि हबीब जान तो बिल्कुल एक ऐसे फैमिली का बंदा है जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया हो तो लोगों की वेलफेयर करते हैं, सियासत हो या पीछे पसे पर्दा कुछ हो। तो उस हेड मोरर को चौधरी असलम और टप्पी ने कहा था उस वक्त। और एक गवर्नर हुआ करते थे मौसूफ डॉक्टर इरशादुल इबाद, कि तुम हबीब जान के पैरवी कर रहे हो या हमारी बात को मानो। उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। लियारी के चारों पांचों हेड मोरर को मार दिया गया सर, उनकी बातें ना मानने पर। क्योंकि पाकिस्तान अगर चलाते हैं तो हेड मोरर चलाते हैं। चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करता है, वजीर आला उनसे बात करता है कि बताओ कि शहर में क्या हो रहा है। तो उन हेड मोरर को मैं सलाम पेश करता हूं, और जो लोग शहीद कर दिए गए उनकी बख्शिश की दुआ करता हूं। एक मीटिंग थी गवर्नर हाउस में, डॉक्टर इशरतुल इबाद के दफ्तर में, चैम्बर में, वहां फरियाल तालपुर साहिबा थी, रहमान मलिक थे, मिस्टर टप्पी था, एंड 80-90 एसएचओ थे, और चौधरी असलम उनको ब्रीफ कर रहा था। उस वक्त के आईजी सिंह थे मुश्ताक शाह, उन्हें नहीं बुलाया गया था, दूसरे अफसरान को नहीं बुलाया गया था। वहां पर ये कहा गया था, और यही दिन था आज का दिन। आपने बड़े अच्छे दिन इंटरव्यू करने की कोशिश की है। पहला मुकदमा मुझ पर आज के दिन कायम हुआ था काजमी, पहला मुकदमा 2012 में। कहा कि जनाब ये मुकदमा कायम किए जाएं। तो एक शहीद अफसर था शफीक तनोली, अल्लाह उसको गरी के रहमत करे, उसने कहा कि जनाब मुकदमा हम किस ग्राउंड पे कायम करें। तो चौधरी असलम ने और दूसरे लोगों ने उसके खिलाफ बड़ी वो की, और उन्हें रिवर्ट करने की धमकियां दी, उन्हें डीपोस्ट करने की धमकियां दी। तो उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने। और जब मैं पाकिस्तान जा रहा था तो मारूफ कानूनदान बैरिस्टर सिफुतुल्लाह कादरी इंग्लैंड में होते हैं, लॉर्ड नजीर अहमद इंग्लैंड में होते हैं, उन्होंने कहा न जाओ शहजादे, मारे जाओगे, तुम पे तो ये प्लान कर दिया गया है। और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग, ज़ाहिर है सबकी दोस्तियां होती हैं, उन्होंने फोन करके कहा था कादरी साहब को और लॉर्ड नजीर को और लॉर्ड कुर्बान साहब को कि जनाब इन्हें हबीब जान को रोको, ये बेचारा फारिग कर दिया जाएगा। तो वहां तो ये हाल था, किसी को बोरी में डाल दें, किसी को मिसिंग कर दें, किसी को क्या कर दें। तो मुकदमात भी जब कायम हुए मुझ पर, अब मैं पाकिस्तान ही नहीं हूं अतर,
میں لندن میں بیٹھا ہوں, پٹی چل رہی ہے ٹی وی پر کہ جناب کہ میں قتل کر کے فرار ہو گیا. اب بتائیں, اسی طرح عزیر بلوچ اپنے بچوں کے ساتھ جس کی اپنی دشمنیاں ہیں, مقامی جو دشمنیاں کریٹ کر دی گئی تھیں ارشد پپو کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ, وہ اپنے گھر سے نہیں نکل رہا, وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بچوں کے ساتھ. بولے جی بس چلا کے بھاگ گیا, فلانے کو مار کے بھاگ گیا. اب جج یہی کو کہتے ہیں کہ بھائی ایویڈنس لے آؤ. ایویڈنس آپ کے پاس کوئی تھا نہیں, ٹیبل پر فرضی, آپ کی اس میں فرضی ایف اس آئی میں آر کاٹ دی گئی تھی. اس میں حبیب صاحب یہ بات بھی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے. وہ شہر جہاں پہ ایک ٹیلی فون کال سے پورا شہر بند ہو جاتا تھا, آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, اس شہر بالکل میں آپ لوگوں نے اس طاقت کو چیلنج کیا, اس کے خلاف کھڑے ہوئے, تو اتنے معصوم تو آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے نا. کچھ آپ کو ہاتھ میں امن کی فاختہ لے کے تو نہیں نکلے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو سر, آپ لوگوں نے کیا ہوگا, تو آپ لوگوں کے وہاں پہ آپ سروائیو کر سکے نا. ہمارے پاس ہمارا قلم کا ہتھیار تھا اور ہمارے حوصلے تھے. اور ٹیپو سلطان کا ایک قول تھا کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر تھی. جنہوں نے حلف اٹھایا تھا یہ ان کی ذمہ داری تھی. خطر آپ نے بڑی پیاری بات کی, یہ جنرل مشرف کی ذمہ داری تھی, یہ جنرل اسلم بیگ کی ذمہ داری تھی, یہ آصف علی زرداری کی ذمہ داری تھی, جنہوں نے پاکستان کے آئین پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کی حفاظت کریں گے. جب ہماری حفاظت کا ذمہ ریاست نے لے کر ادا نہیں کیا, تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی عزتوں کی, اپنے احساسوں کی, اپنی زمین کی حفاظت کیسے کرتے. ہم نے میڈیا کو جگانے کی کوشش کی, کچھ میڈیا کے لوگوں نے بڑا رول پلے کیا. غازی صلاح الدین کا کیا ہوا, اور تکبیر کے جو مدیر تھے. ولی اللہ خان بابر کا کیا ہوا, جو جیو جنگ کا رپورٹر تھا. تو دیکھیں ہم نے تو مزاحمت کی, ہم نے آپ کو جگانے کی کوشش کی. کچھ لوگ جاگے اور کچھ لوگ اب بھی سوئے ہوئے ہیں. پرسوں بات چل رہی تھی کہ الطاف پہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ ہلکا رکھ دیا, آپ رکھ دیں ہلکا ہاتھ, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نے بھی اپنے ہاتھوں کو مضبوط رکھا ہوا ہے اپنی دھرتی کو بچانے کے لیے, اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے, اپنے ملک پاکستان کو بچانے کے لیے. آپ کی مصلحتیں ہوں گی, آپ کی مفاہمتیں ہوں گی, وی ڈونٹ کیئر. اب عزیر بلوچ کو اگر پاکستان کے کسی اور ملک میں ہوتا تو عزیر بلوچ کو لوگ کاندھوں پہ بٹھاتے, جس کو آپ ڈکیت کہتے ہیں, رحمان کو آپ اپنا ہیرو مانتے, جس طرح یہاں ملکہ رابن ہوڈ کو نائٹ ہوڈ کا خطاب دیا اس نے. تو آپ لوگ تو مانتی نہیں ہے, سب کچھ لوگ بھول گئے. جن لوگوں نے آفاق کو بنایا تھا 30 سال پہلے, وہ لوگ ریٹائرڈ ہو گئے, کچھ لوگ مر گئے. آپ ہی نے کہا تھا کہ ٹینکوں پر آئے تھے, فوجی ٹرکوں پر آئے تھے. 3 سال کے بعد جو لوگ ریٹائرڈ ہوئے انہوں نے آفاق کو چھوڑ دیا. آفاق آج بھی کہتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے کیا. وہ بولتے تو ہو کون بھائی, تسی جی کون. تو سر جی. آپ اچھا ریاست کو, جی جنرل میں باجوہ صاحب نے کل جو بیان دیا ہے, فوج کے بیانیے میں ایک بہت بڑا چینج ہے جس پر میں بہت خوش ہوں. آپ جی یقین کریں میں اتنا خوش ہوں, میں کہتا ہوں کہ جناب وسائل کی تقسیم ہو تو پاکستان کا ہر شہری, ہر مزدور, آپ بتائیں نا کہ آپ نے قوم کو الجھا کے رکھا ہوا ہے. کبھی سینٹ کی بات کرتے ہیں, کبھی جاوید لطیف کی بات کرتے ہیں, اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جناب کہ ہم ڈنڈا بجا دیں گے, کبھی کہتے ہیں میاں صاحب آپ آ جاؤ. قوم کو آپ نے الجھایا ہوا ہے مختلف سبجیکٹس میں. کوئی ٹھیک ہے. 15,000 روپے کمانے والے مزدور کی بات نہیں کرتا, تو اس کے دن کیسے گزریں گے. وہ تو وہی کہتا ہے اپنی بیوی کو بیگم حوصلہ جی رکھ, تبدیلی اچھا آ رہی ہے. یہ ہو سر کیا دکھ اچھا, ہوتا ہے. آپ کی باتوں سے جو میں نے اخذ کیا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو مقدمے تھے عزیر کے اوپر, وہ سارے مقدمے جھوٹے تھے, اسی وجہ سے وہ باعزت بردری ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت جو حکومت ہے, وہ حکومت بڑی کھل کے آپ لوگوں کے حوالے سے بیانات دیتی رہی. 3 4 5 مہینے ہی ہم پیچھے چلے جائیں تو آپ دہشت گرد کہا گیا, آپ کے اوپر جس طرح کے مقدمات ہیں, بڑے سنگین مقدمات ہیں. اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, عزیر کو اس سسٹم سے انصاف مل رہا ہے, یہ وہ سسٹم ہے جس کے بارے میں آپ بھی ابھی اس کے خلاف بات کر رہے تھے. کیا سسٹم میں اتنی صلاحیت ہے کہ کسی کو انصاف دے سکے؟ صرف عزیر کو انصاف مل رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں, اگر عزیر کو انصاف مل رہا ہے تو پھر آپ بھی, آپ کیا کوئی جائیں گے عدالتوں میں, اس لیے کہ مقدمے تو آپ کے اوپر بھی ہیں. میں اطہر بھائی گیا تھا, 1 سال رہ کر آیا ہوں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے مقدمات کو چلایا جائے. میرے وکیل بیرسٹر خواجہ نوید احمد صاحب نے کئی بار لکھا عدالتوں کو. میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا, میرے الیکشن کے معاملے میں عدالتوں نے پھر وہی لیفٹ رائٹ والا معاملہ کیا, اور دوسری طرف فیصل وارڈا کو پرمیشن دے دی. آج بھی اس کا مقدمہ عدالتوں میں کہ بھئی تم نے سٹیزن شپ کب چھوڑی تھی. میری تو سرٹیفکیٹ جمع ہوئی کہ حبیب جان نے سرٹیفکیٹ جمع کرا دی. میرے وکیلوں نے, انگلینڈ کے وکیلوں نے لکھا
इंग्लैंड की होम ऑफिस ने लिखा कि मिस्टर हबीब हैज सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट्स और हम सर्टिफिकेट भेज देंगे। उसने झूठी सर्टिफिकेट लगाई, मैंने सच्ची लगाई, लेकिन अब हमें अदालतों पे एतमाद था है। अल्लाह करे कब किसका ईमान बदल जाए, दिलो दिमाग बदल जाए। राज सवाल काजमी साहब, मैं छोटा सा कारोबार करता था, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा था, आज मैं यहाँ पिज्जा और उसका काम कर रहा हूँ। अब मुझे बताएं जो मेरा माली तौर पे मेरा नुकसान हुआ है, मैं करप्शन नहीं करना चाहता था, ना करता हूं। मैंने कोशिश की अपने कारोबार को एस्टेब्लिश करने की, इन झूठे मुकदमात की वजह से, इनकी सियासी मफाहमतों की वजह से मेरा कारोबार तबाह हो गया। अब मैं इसका हर्जाने का दावा किस पर करूं? काजमी आप पर, सदर पाकिस्तान पर, आर्मी चीफ पर, किस पर? मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा व्हाट यू डन, जब गूगल पढ़ते हैं। मैं अपने आप से कहता हूं कि मेरे वो दोस्त जो फटीचर थे, माजरत उन दोस्तों से जिन्हें मैं फटीचर कहता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि तुमने अपने जमीर बेचकर ये वीगो और पराडो खरीदी है। हमने अपने जमीर की आवाज पर पाकिस्तान को बचाया है। मैं चाहता अगर तो मैं भी जरदारी का कासालेस बन जाता, मैं भी जरदारी का दरबारी बन जाता, और फिर आज कहां होता? आप आज मेरे से बात नहीं कर रहे होते। आज मेरे चाहने वाले, मेरी माएं, मेरी बहनें और वो मासूम बच्चे जो शहर में यरगमाल थे, मेरे लिए दुआएं करते हैं। मैं ज़हनी तौर पे मुतमईन हूँ, दिली तौर पे मुतमईन हूँ, मैं जिस्मानी तौर पे पुरसकून हूँ। कोरोना फैला हुआ है, इंग्लैंड में लोग सड़कों पे नहीं निकलते, मैं रोज ट्रेन में जाता हूँ, रोज बस पे जाता हूँ, और पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ। कोरोना हमारे करीब से भी नहीं गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मकसद है कि सर हमारा दिलो दिमाग साफ है, हमें कोई डर नहीं है। हाँ, अगर हमें इंसाफ मिला और मेरे जमीर ने कभी ऐसी दिल ने चाहा अमीर बनने के लिए, तो मैं रियासत पाकिस्तान पे मुकदमा कायम करने का हक रखता हूं कि मुझ पे आपने झूठे मुकदमात बनाकर मेरे 8-10 साल जाया किए आपने। उजैर बलोच पे कोई मुकदमा झूठे सच्चे का मैं नहीं कहता कि नहीं होंगे, मैं उसे फरिश्ता भी नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसे अगर आपने साबित करना है तो आपको गवाहियां देनी पड़ेंगी, आपको मुकदमात बनाने पड़ेंगे। जिन लोगों ने उसे ईरान का एजेंट कहा, जिन लोगों ने उसे इंडिया हिंदुस्तान का एजेंट कहा, उन मफाहमत के चाहने वालों ने, उन सियासी लोगों ने, और अतर मैं माजरत के साथ कहूंगा, हमारी फौज में कुछ फौजियों से मिला हूं जिनके पास एक टाई और एक ही कोट था, जब मिलता वो वही सूट पहनते हैं। और कुछ फौजी आज संगमरमर के महलों में भी रहते हैं। तो आज रेंजर्स पर भी इल्जाम आते हैं पाकिस्तान में, कराची में, कि वो जो काम अल्ताफ किया करता था प्रॉपर्टी छुड़वाने का, प्रॉपर्टी कारोबारी डीलों का, वो आप हमारे ये दोस्त भी करते हैं। तो इंसाफ जब होगा तो शिकायतें होंगी तो सुनी जाएंगी, उस पर इंसाफ होगा। आप बताएं कि आपने उसे ईरान का एजेंट करार दिया, जिसने जी पाकिस्तान के मार्शियब कराची को बचाने के लिए रॉ के एजेंट गेंडा स्वामी नारायण के सामने सीना सुपर हो गया, खड़ा हो गया। लियारी के वो लोग, उन्हें आप कुछ भी कहें, हमारी नौकरियां खत्म कर दी गई, हमारे संघ कोटे खत्म कर दिए गए, हमारा स्पोर्ट्स तबाह कर दिया गया, हमारी बॉक्सिंग कहाँ है, हमारी फुटबॉल कहाँ है। आज मैं कहता हूं इमरान खान साहब से कि आप जनाब, आप तो खेलों के एम्बेसिडर हो। लियारी की बॉक्सिंग के लिए आपने क्या किया, हमारे फुटबॉल के लिए आपने क्या किया। पीएसएल अच्छी चीज है, हमारे मुल्क में होना चाहिए, उसका थोड़ा सा बजट आप हमें लियारी वालों को भी तो दे दें आप, ताकि मेरे चलो बॉक्सर, उनकी माएं, ठीक उनकी बहनें इस बात पे खुश हों कि हमारे रोजगार के जराए पैदा हो। तो काजमी, मैं आपसे आपके तवज्जो से कहूंगा कि हम पे झूठे मुकदमात कायम किए गए थे, हमारा वक्त जाया किया। अगर हमें आप कंपनसेट नहीं करते हो तो हमारी बेइज्जती भी ना करो, अगर हमारा शुक्रिया अदा ना करते हो तो ना करो, लेकिन जब हमारी बेइज्जती करोगे तो फिर हम भी इंसान हैं, हम भी आप ही की तरह हैं। जो आप कहोगे फिर हम ऐसा कहेंगे। मैं ये कहता हूं कि वसाइल की तकसीम कर दो, ताकि कोई ठीक है। अल्ताफ, आप कोई ऐसा आपका बात आपकी मैं समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि जी झूठे मुकदमात थे, आप लोगों को तंग किया गया, मजबूरन आपने जो भी किया, उस हवाले से आपका अपना मौकिफ है। लेकिन ऑब्वियसली इंसाफ का जो निज़ाम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं पाकिस्तान में। बहुत दीगर जो चीज़ें हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं हमारे मुल्क में। और होता यही है हबीब साहब, चाहे हबीब हो, चाहे उजैर हो, चाहे नवाज शरीफ हो, पाकिस्तान की अदालत में या कानून का जिसकी तरफ भी हाथ होता है वो कहता है मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों पकड़ा, वो दूसरा ज्यादा जिम्मेदार है। तो यही सूरत हाल है। उम्मीद है कि कोई ऐसा निजाम होगा जहां पे हर कोई मुतमईन होगा और इंसाफ होगा सबके साथ। इंशाल्लाह। मैं अतर मैं यही यही कहूंगा कि आपने बड़ा एक जुमला कहा कि मैं आपकी बात समझ गया, आप तो मेरी बात
سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ کاش یہ باتیں سمجھنے کی صلاحیتیں ہماری حکومت, ہماری بیوروکریسی, ہمارے اکابرین, ہمارے اسٹیبلشمنٹ سب کو آ جائے ہماری وہ بات کہ وسائل کی تقسیم ہی پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے, اور جتنے ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے انشاءاللہ پاکستان ٹاپ 10 پر, ٹاپ 1 کی, جس طرح ہماری آرمی, ہماری ISI نمبر 1 ہے, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان نمبر 1 ہو, پاکستان نمبر 1 ہو, کھیلوں کے میدان میں, معاشی میدان میں, ایکسپورٹ کے میدان میں, خوشحالی کے میدان میں, کہ ہم جب کھڑے ہوں. آج مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں کسی انڈین کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں تو میں زیادہ خوشحال نظر آتا ہوں, ذہنی طور پہ, مالی طور پہ, دماغی طور پہ. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے, اور میری فی کا آمدنی $1500 فی بندہ ہو ماہانہ, پھر کیا بات ہے. ٹھیک, آل دا بہت بیسٹ, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ حبیب صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سر.